मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया के शाम की इस चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हालांकि आपको मालूम है आज के समय में अनेकों विषय होते हैं, कहीं कोविड की महामारी को लेकर, कहीं पर तैरती लाशें गंगा जी के अंदर, कहीं नरेंद्र मोदी जी का इस 7 वर्ष के कार्यकाल में 8वीं बार आकर रोना जनता के सामने। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। न मेरा रोने में विश्वास है न रुलाने में विश्वास। आदि आदि अनेकों विषय। आप फोटो खींचेंगे, आप वीडियो बनाएंगे तो आप जेल जा सकते हैं, बहुत सारे विषय। लेकिन मेरे को कल रात को एक विषय थोड़ा सा झकझोर गया। मैं आपको चीज को स्पष्ट कर दूं, हालांकि मैंने आप लोगों को उसके स्क्रीनशॉट भी भिजवा दिए थे, और वो ये है कि एक बच्चा, मेरा ही अपना बच्चा है, मैं कहूं मैं उसका पिता, ताऊ, चाचा कुछ भी समझ लीजिए, मेरा ही अपना एक बच्चा है, उसका एक मुझे संदेश आया रात को अचानक, जो फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा था। और सीधी सी बात है, नमस्कार इंडिया का एक सीधा सा मानना है कि कोई भी मरे, इंसानियत की अगर मौत होती है, कोई व्यक्ति अगर मारा जाता है तो हमें दुख होता है। इजराइल फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा था कोई सुखदायक चीज नहीं है किसी भी किस्म को लेकर, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूं। और यहां पर आज के विषय को मैं चर्चा के रूप में नहीं लूंगा, मैं अपने ज्ञानवर्धन के रूप में लूंगा। और ज्ञानवर्धन के लिए भी इसलिए क्योंकि मेरे साथ बहुत ही खास लोग, FI इस्माइली साहब दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और इस्माइली साहब, अगर मैं परिचय दे दूं तो उर्स कमेटी के, दिल्ली सरकार के अंदर उर्स कमेटी के चेयरपर्सन भी, चेयरमैन भी है। आपका हार्दिक अभिनंदन है इस्माइली साहब। हमारे साथ मिर्जा साहब जुड़े हुए हैं। मिर्जा साहब गाजियाबाद से, हालांकि कांग्रेस से जुड़े हुए, लेकिन प्रश्न यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, सपा बसपा का नहीं। मैं सार्थक चर्चा, और फिर कह रहा हूं चर्चा से ज्यादा ज्ञानवर्धन के लिए मैं बैठा हूं। और अभी मुझे वीडियो भी नहीं मिल पा रही है, शायद मुरादाबाद से है, रामपुर के पास से शरीफ अहमद साहब, उनका वीडियो चला गया, ऑडियो नहीं आ रहा, हो सकता है थोड़ी देर में जुड़ जाए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं शुरुआत अगर इस्माइली साहब आपसे करूं, और आपने अगर वो स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ देता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा ही बच्चा है, किसी और का नहीं है वो, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि युवाओं की जो मानसिकता है उसके ऊपर असर इन चीजों का ज्यादा होता है, और वो असर सही है या नहीं है मुझे जानकारी नहीं, ये आप लोग मार्गदर्शन करेंगे। मैं पढ़ देता हूं उस बच्चे का, एक 4 पंक्तियां आई कल मुझे, आपके व्हाट्सएप पर जरूर होंगी वो, कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और मेरे सीने में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए खुश नसीबी है यह, मैं साहिबे दीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन। मैं रिपीट कर देता हूं इसको, अगर नहीं सुन पाए हो मैं रिपीट कर देता हूं कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और मेरे सीने में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर के लिए खुश नसीब है यह, मैं साहिबे दीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं। और मैं साथ साथ अगला जवाब जो मैंने वहां पर भेजा, गलत सही नहीं जानता हूं मैं, लेकिन मैंने जो जवाब भेजा उसी की पंक्तियां करके, कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और मेरे सीने में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए खुश नसीबी है ये, मैं साहिबे दीन हूं। अब थोड़ा सा परिवर्तन हमने किया, मैं फलस्तीनी नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हूं। और आगे की चर्चा, ताकि फिर पूरी तरीके से चर्चा को खोल दें। उस बच्चे ने हंस के कहा कि ये क्या है, उल्टा करके मुझे ही लिख दिया। अब उस बच्चे का जवाब है कि ये सपोर्ट है सर मेरी दूसरी कंट्री पैलेस्टाइन के लिए, ये जवाब है मेरी दूसरी कंट्री फिलिस्तीन के लिए, ये उस बच्चे का जवाब है। ये मेरी कंट्री है, इंडिया है तो उसने लिख दिया, लेकिन और फिलिस्तीन भी मेरी ही कंट्री है, मेरे भाई बहन रहते हैं वहां। और तीसरे पार्ट में फिर हमने उनको जवाब जरूर दिया, भाई बहन सलामत रहे, ये दुआ है सबकी,
और केवल तुम्हारे भाई बहन ही क्यों, सभी के भाई बहन की सलामती की प्रार्थना है। परंतु क्या तुम्हारी दोहरी नागरिकता, जो दो दो देशों के नागरिक बने हो, आदि आदि इस प्रकार की चर्चाएं रही। अब इस्माइली साहब में शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, क्या कहेंगे? पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो इस बच्चे के दिमाग में, हालांकि इस बच्चे ने भी खुद नहीं लिखा है, बहुत सौम्य बच्चा है, बहुत सभ्य बच्चा है, इसने खुद नहीं लिखा, इसको भी ये फॉरवर्डेड मैसेज है। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या जायज है या ठीक है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं ज्ञानवर्धन चाह रहा हूं, मैं कहीं किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं इस्माइली साहब, मेरा निवेदन इस्माइली साहब। देखिए, बहुत शुक्रिया भारद्वाज साहब कि आपने हमें इस इस्माइली चर्चा में साहब, शामिल आपकी ना किया। ऊपर की जगह बहुत ज्यादा छूट गई है, थोड़ी देर में ठीक कर लेना सिर के ऊपर से। आप बोले, अभी जारी रखें, बोले। अच्छा, मैं नीचे करूं इसको? जी जी, हाँ 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 हाँ, चलिए चलिए, बोलिए, आप बोलिए, फिर करते हैं चर्चा। सॉरी जी, बस 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 बस, ठीक है, ठीक, आप बोलिए, आप बोलिए। आप पीछे हो जाते हैं ना, थोड़ा सा आगे रहें तो कोई दिक्कत नहीं, इसी कैमरे। अच्छा, जी जी, बोलिए, हाँ बोलिए। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस डिबेट में हमें शामिल किया और एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का मौका दिया। सबसे बड़ी बात यह है, जो बच्चे का आपने जिक्र किया, उसके पीछे की मानसिकता को समझने की जरूरत है। मसला क्या है, उसके पीछे की मानसिकता क्या है, उसकी एक बैकग्राउंड चीजें क्या है, उसको समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जेरूसलम है, जेरूसलम जो है, ये 3 अब्राहमिक रिलीजन का एक सेंटर है। इसमें क्रिश्चियनिटी के भी फेथ है, जीव्स का भी फेथ है, मुस्लिम्स का भी फेथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीव्स है वो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानती है, और क्रिश्चियनिटी जो है वो इस्लाम को नहीं मानता है। बट इस्लाम जो है वो जीव्स को एज वेल एज क्रिश्चियनिटी को पूरा मुकाम देता है, क्योंकि इस्लाम में ये बात पूरी है कि ईमान उसी का सालिम रह सकता है जब तक वो पिछली चीजों पर जो किताबें आई हैं उस पर उसका ईमान नहीं है। तो एक तो ये है कि एक ये इससे एक आप समझिए कि वी फीलिंग क्रिएट होती है कि भाई वहां पे जो जेरूसलम का मसला है उसको लेकर के एक समझदारी की और एक साइकोलॉजिकल एक चीज वहां पर क्रिएट होती है। अब सवाल ये उठता है कि जेरूसलम का मसला इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, और पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा जो दुनिया है, वो उसके पीछे मतलब कि क्यों ऐसा वहां पर ऐसा है कि भाई वो एकदम से पूरी दुनिया के रडार पर या उसके अटेंशन पे या उसके टारगेट पर आ जाता है। और जब वहां कभी भी कोई हिंसा होती है, कोई बात होती है, कोई जंग होती है, तो पूरा वर्ल्ड ऐसा लगता है उसमें इन्वॉल्व होने वाला है। और अभी आप देखें इसराइल का जो जंग हुआ उसमें ऐसा लगा कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। लोगों ने कयास आराई लगाई कि कहीं रशिया ना कूद जाए। अमेरिका का तो इनडायरेक्ट समर्थन है इजराइल को। तो इसको समझना होगा कि मसला क्या है। देखिए 3 चीजें हैं। एक तो जेरूसलम जो है वो एक रिलीजियस प्लेस तो है ही, उसके साथ में जो जेरूसलम का वहां पर मस्जिद अक्सा है, वो मस्जिद अक्सा जो है वो एक यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर डिक्लेयर किया हुआ है। तो मस्जिद अक्सा में क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इजरायली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मस्जिद अक्सा के बाहर है। और ये जो मस्जिद अक्सा है इसके अंदर जो है वो जॉर्डेनियन का या एक आपकी समझिए यूएनओ की फौज है, वो उसको मेंटेन करती है। एक तो ये मोटा मोटी चीज ये है। बट अभी जो वॉर हुआ है इजराइल का और हमास का या फलस्तीन का वॉर जो बोलते हैं, ये वॉर इसलिए हुआ है कि इजराइल जो है वो एक टेरिटोरियल अपना जो है उसका वो एक तरह से इन्वेजन कर रहा है। वो क्या मसला क्या है कि ये जो आपके जेरूसलम में ये जो मस्जिद अक्सा है जिसको हम बैतुल मुकद्दस बोलते हैं, वो ईस्टर्न गेट साइड पे है। वहां पर होटल्स हैं, वहां पर रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पर मोस्ट बिजनेस एक्टिविटीज है। अब क्या है कि इजराइल में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ये चाहता है कि भाई ये जो बिजनेस एक्टिविटी है उस पर कब्जा इसका हो। अब उस इलाके में जिसको बाबे दमिश्क भी बोलते हैं, उस इलाके में बड़े पैमाने पर पिछले कई सौ सालों से फलस्तीनी वहां पर रहते हैं।
और जाहिर जब वो वहां पर रहते हैं, उनका घर है, तो उनका फिर वहां पर रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, उनका पूरा बिजनेस है। इजराइल का एक ग्रुप है जो ये चाहता है कि वो बिजनेस हब जो है वो उनके हाथ में आ जाए। और उस हब ने उस ग्रुप ने पिछले 1900 या आप समझिए 2017 में उन्होंने एक इजरायली कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया कि उस जगह से जहां पर ये ईस्ट एरिया है, ईस्ट का इलाका है बैतुल मुकद्दस का, उस पर से फलस्तीनियों का कब्जा हटाया जाए और वहां पर जो है वो इजरायलियों का कब्जा दिया जाए। तो मेन जो झगड़े की जड़ है वो वहां पर इस बात की है कि इजरायली जो है वो जो फलस्तीनी की जगह है उस पर वो काबिज होना चाहता है। अब इसी कड़ी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोर्ट में एक पिटीशन सबने मिल करके डाला कि भाई वहां पर जो उस जगह को खाली कराया जाए, मतलब उसको हमें पोजीशन हमें दिया जाए। तो कोर्ट ने क्या किया, उस जगह को इजरायली पोजीशन में दे दिया, ये कोर्ट ने दिया। इजरायली पोजीशन में देने के बाद फिर उन्होंने ये रिट पिटीशन दायर किया कि भाई आपने पोजीशन तो गवर्नमेंट को दे दिया बट आप खाली इसको कराइए। तो कोर्ट ने वहां एक नोटिस जारी किया कि 1 मई 2021 तक 8 या 7 फैमिली उस जगह को खाली कर दे। और फिर दूसरा नोटिस जारी किया कि 1 अगस्त 2021 तक 7 फैमिली उस जगह को खाली कर दे। झगड़े का जड़ जो है वो जो गर्माहट हुई ये कि वो यहाँ से शुरुआत हुई। मैं इस्माइली साहब, मैंने आपको बेरोक टोक सुना, मैं आगे चर्चा खोलूंगा। असल में मेरा मुद्दा वहां क्या है, जड़ उस पर नहीं है। मेरा सवाल यह है कि फलस्तीन का जो भी झगड़ा है उसका भारतीय मानसिकता से संबंध में जोड़ना चाह रहा था। जो उस बच्चे ने लिखा कि भाई वो मेरा देश है, मेरे भाई बहन रहते हैं, फिलिस्तीन भी मेरा देश है, तो ऐसा क्या कारण है कि उस बच्चे की मानसिकता के अंदर ये बात घर करी। और एक चीज और उससे भी पहली बात यह है कि क्या ये जायज है, क्या ये आम बात है ऐसी मानसिकता बनना या ऐसे विचार बनना, या कुछ खास या एक्सेप्शनल केस है ऐसे। मैं अगले राउंड में चर्चा करूंगा आपसे इस विषय में। जो अपना मुरादाबाद से जुड़े हुए सर, आपकी आवाज नहीं आई है, आपसे मेरा निवेदन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक माइक का बटन बन रहा होगा, उसको अनम्यूट करें। वो म्यूट है, उसमें लाल होगा, उसको दबाएं, वो खुल जाएगी, तब आपकी आवाज मुझे आएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मिर्जा साहब आपका क्या कहना है? अब मिर्जा साहब, आपने इस्माइली साहब को भी सुना, विषय मैं आपको बता चुका हूं, ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, 10 मिनट तक का ही समय, 9 मिनट तक का। अब आप बताएं अपने विचार। और मैं फिर वही कह रहा हूं, देखिए मूल क्या है, मुझे उससे परेशानी नहीं है। मूल मेरा भारत के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो कितना जायज है कितना नहीं है, इसके ऊपर जी मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। इस्माइली साहब ने जो बात कही वो अपनी जगह दुरुस्त है, उन्होंने इतिहास को दोहराया और वहां क्या है उसका। लेकिन इस बच्चे की बात का जहां तक आपको भेजा है इस बच्चे ने, उसके लिए यह है कि ये एक नज्म, हमारे शायर हैं जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब, उन्होंने इस नज्म को हिंदुस्तान ने दुनिया भर के देशों में गाया है और एक दर्द बयां किया है। 1943 के बाद यही एक यहूदी जिनको हिटलर ने प्रताड़ित करा या उनको उनके देशों से निकाला, तो फलस्तीन में आके इनको शरण मिली, फलस्तीन नहीं अपनी जमीन में इनको बसाया। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मुल्क अपने दर्द को बयां करता तो शायद यूं करता। तो ये एक पंक्ति, ये स्लोगन उस नज्म का है, ना कि इसको। और दूसरी बात रही, जहां तक उस बच्चे ने कहा कि मेरी दूसरी कंट्री ये है, तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि ये सब चीजें जो है ना, हमें धार्मिक उससे हम इससे जुड़ गए कि एक मुस्लिम होने के नाते। हालांकि मेरा तो इसमें मानना यह है, अगर नेपाल के साथ, भूटान के साथ, दीगर मुमालिक के साथ भी अगर कोई ऐसा जुल्म या बर्ताव करता, तो भारद्वाज साहब आप बताइए, जिनको आपने घर में पनाह दी या जिसको आपने बसाया और कल को वो आपको नुकसान देने लगे, तो उसके खिलाफ आप क्या कहिएगा? जी आप पहले मुझे पंक्ति सुनाएं, जो आप पहले स्लोगन बताना चाह रहे थे वो बताएं मेरे साथ। उसमें यह था कि फलस्तीन एक ऐसा मुल्क है, दुनिया के किसी भी मुल्क में इतना बम्बाट नहीं होता है। अगर वो दर्द गाता तो कुछ यूं गाता। तो इमरान साहब ये कहते हैं माइक पे खड़े होके, अगर वो मुल्क अपना दर्द बयां करता तो यूं करता। कि इसमें उनकी पहली पंक्ति थी, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, हमारे सीनों में कुरान पलता रहा।
मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक। तो ये उन्होंने एक दर्द बयां करा उस मुल्क का। अगर ये मुल्क गा पाता, दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिस पर अस्पतालों पर और शिक्षा के एक स्कूलों पर बम बरसते हैं, जबकि वहां फूल बरसने चाहिए, क्योंकि इजराइल को तो एहसान मानना चाहिए था कि इन लोगों ने हम दर बदर थे। हमारे 2,500 से 3,000 उस टाइम की आबादी थी, जिसको फ्रांस ने, यूरोप ने, सब ने नेगलेक्ट कर दिया, जाइए आप यहाँ से जाइए। जब एक फलस्तीन ने अपना जगह दी, बोले आप यहाँ स्थापित तो मेरा जो कहना, मैं आपको रोक रहा हूँ मिर्जा साहब, तो उस बच्चे ने जो कुछ भी कहा, इसका मतलब वो जायज है और आम, अब मैं शब्द यहाँ थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ, जो मेरी चर्चाओं का कभी हिस्सा रहा नहीं है ये चीजें, तो आम इस्लाम को मानने वाला उसकी इस बात से, जो इस बच्चे की मैंने पढ़ के सुनाई, उससे वाकिफ रखता। हाँ, क्यों नहीं। देखो सुनो, उस बच्चे से नहीं, जहां भी अगर जुल्म हो रहा है किसी के भी साथ, चाहे मुस्लिम है, चाहे गैर मुस्लिम है, चाहे बशर्ते अगर यहूदियों के साथ भी मुस्लिम अगर गलत बर्ताव करते हैं तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये जरूरी नहीं। हाँ, कि हम मैं यही मेरा प्रश्न था मिर्जा साहब, मैं यही जानना चाह रहा था कि बात खाली मुस्लिम तक सीमित रख गया जैसे वो बच्चा, उसके बाद का भी कन्वर्सेशन है ये तो। और जो मानना, जो मैंने शब्द लिखा गलत सही मैंने जानता, मेरे लिए हर इंसान, वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से, किसी भी देश के, तो मेरे ख्याल से हम हिंदू मुस्लिम से पहले अगर इंसानियत को तवज्जो दें, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बेहतर नहीं होगा, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, यही अगर क्या बोलते हैं हम, अभी आप वहां का ले लीजिएगा, मानकीशू जो वहां की थी, आपकी आवाज अनम्यूट हो गई है सर, वो म्यूट हो गई आपकी आवाज, अपनी आवाज अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज चली गई है मिर्जा साहब, अपनी स्क्रीन से अनम्यूट कीजिए। जैसा बर्मा में हुआ है, बर्मा में जो जुल्म और सितम वहां पर हुए हैं, उसके खिलाफ अगर कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है, तो वो भी उसमें भी होना चाहिए। मेरा तो मानना यह है, इंसानियत के खिलाफ अगर कोई भी मुल्क, कोई भी कौम, कोई भी समाज अगर उसके खिलाफ खड़ा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इस बच्चे की मानसिकता ये दर्शाती है कि इनको समझा दिया गया, इस बच्चे को जो है रटा दिया गया, लेकिन इसके मतलब का नहीं पता। जी इसका मतलब बोलिए। अब इस्माइली साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं जरा इस्माइली साहब, मैं, आप ये देखिए, जो आप मतलब जो एक ये जो डिबेट अपना है, वो ये कि इस बच्चे की मानसिकता ऐसी क्यों है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले बताया, वो ये है कि देखिए, जो जेरूसलम है वो इस्लाम में 3rd होलीएस्ट प्लेस का उसको दर्जा हासिल है। मक्का मदीना के बाद 3रा स्थान है पूरे दुनिया का जिसको मुसलमान सबसे होलीएस्ट प्लेस मानता है। दूसरी चीज ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और उनसे पहले भी किबला, जिसको हम लोग नमाज जो पढ़ते हैं वो किबला की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं, यानी खाना काबा की तरफ पढ़ते हैं। पहले हमारा किबला जो है बैतुल मुकद्दस हुआ करता था, यानी ये जो जिसको हम मस्जिद शरीफ कहते हैं, वो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 साल नमाज जो है वो उधर मुंह करके पढ़ी है, क्योंकि पहले उधर ही मुंह करके पढ़ने का हुक्म था, जिसको हम किबला बोलते हैं। तो इसमें एक रिलीजियस सेंटिमेंट है, वो रिलीजियस सेंटिमेंट है कि पूरे दुनिया के मुसलमान, और सिर्फ मुस्लिम्स का नहीं है, ये क्रिश्चियंस का भी है, जीव्स का भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये तीनों धर्म का एक रिलीजियस सेंटिमेंट जेरूसलम के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि तीनों धर्म के लोग उसको एक बहुत होली और सैंक्टिटी प्लेस मानते हैं। जी भारद्वाज साहब। नहीं, लेकिन अब मेरा प्रश्न दूसरा है। अब मैं एक बात पर यह चाहता हूं साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने मान ली। केवल अब जो अगर मैं इस्लाम की बात करूं, मुस्लिमों की बात करूं, तो वो तो इराक में भी मारे गए, ISIS के द्वारा सीरिया के अंदर भी मारे गए, वो अफगानिस्तान के अंदर भी मारे गए। तो ये सेंटीमेंट्स उस समय क्यों नहीं उभरे? खान तो वो भी थे, मुसलमान तो वो भी थे, खाली फिलिस्तीन को लेकर ही क्यों? अर्थात जो फिलिस्तीन के अंदर लोग रह रहे हैं, जिनको गाजा के अंदर बहुत सारे लोग, हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन बहुत सारे लोग चरमपंथी कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और आपको भी पता है ये लोग 2005 से के बाद से ज्यादा एक्टिव हुए हैं ये लोग।
नहीं, इसमें मैं बदर साहब एक चीज समझिए फिर दोबारा से कि विवाद की जो शुरुआत हुई है, वो इस बार जो विवाद की शुरुआत हुई है, वो जो पीछे आपने एग्जाम्पल दिया इराक का और बाकी अफगानिस्तान का, उसमें कोई रिलीजियस सेंटिमेंट शामिल नहीं है, उसमें कोई वो आतंकवादी घटना वर्सेस कुछ और है, वो एक पॉलिटिकल लड़ाई है। यहाँ जो विवाद का जड़ है वो जो नहीं, उसको छोड़िए इस्माइली साहब, मैं रोक रहा हूँ, विवाद का जड़ छोड़िए। बात ये है कि जो मेरे भारत का बच्चा है, ये जो बच्चा, एक ये बच्चा नहीं है क्योंकि कोई फॉरवर्डेड मैसेज था, इसका मतलब और भी लोगों के ऐसी सेंटिमेंट्स होंगे। मेरा प्रश्न ये है कि ये इमोशंस, ये भावनाएं जब वहां पर और मुस्लिम मारे जा रहे थे तब क्यों नहीं जागृत हुई, अब ही क्यों हुई? सवाल मेरा ये है आपसे इस्माइली साहब। हाँ, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि ये जो विवाद शुरू हुआ है ये 25 रमजान से शुरू हुआ है। 25 रमजान को शबे कदर थी और उस दिन वहां मस्जिद अक्सा के वो जो अक्सा है मस्जिद में, उसमें नमाज पढ़ी जा रही थी, तरावी उसको बोलते हैं। और उस तरावी में बड़े पैमाने, चूंकि शबे कदर की रात एक मुकद्दस रात होती है जिसमें बड़े पैमाने पर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, वो लोग वहां तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। और जाहिर है जो मस्जिद जब भर जाती है तो कुछ लोग बाहर भी जा अपना जानमाज लगा लेते हैं और वहां भी नमाज पढ़ते हैं। तो उसी वक्त जब नमाज चल रही थी, इजरायली फौज आई, मस्जिद अक्सा में घुसी, उन्होंने नमाजियों को वहां मारा, वहां के माइक को उन्होंने कट किया और वहां पर उन्होंने हिंसा किया। विवाद की शुरुआत इसी से शुरू हुई है। और जाहिर है कि रिलीजियस सेंटिमेंट इसमें शामिल होता है कि जब एक कोई आदमी प्रेयर कर रहा है, मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और आपको बीच में आगे पुलिस जो है वो मार पिटाई करने लगे, खुदा न खास्ता, तो जाहिर इससे रिलीजियस भावना को भड़कने की जो है वो एक तरह से संभावना रहती है। तो इसीलिए जो है वो जो आप कह रहे हैं कि भाई इराक और अफगानिस्तान में ये चीज ऐसा क्यों नहीं है, वहां भी लोग मारे गए, वो जो वॉयलेंस था वो अलग है, वो जो अटैक था वो अलग है, और ये जो वॉयलेंस है ये अलग है। ये मामला जो है, मेरा एक आदमी मारा जा रहा है, वो बच्चा जैसे लिखता है मेरे भाई बहन वहां रहते हैं। मैं मिर्जा साहब आपसे पूछ रहा था, मेरे भाई बहन तो इराक में भी रहते थे, वहां भी बगदाद में मस्जिद के अंदर भी बम फटे और अनेकों जो मारे गए वो लगभग सभी मुस्लिम थे। उस समय मेरे इमोशंस क्यों नहीं जागे? प्रश्न मेरा यहाँ है। मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। उसमें एक मिनट मिर्जा साहब, मैं वहां क्या हो रहा हूँ उसको छोड़ के मैं अपने देश के अंदर, अपने माहौल के अंदर, अपने अंदर मानसिक तनाव बेवजह का क्यों पालूं? प्रश्न मेरा यह है मिर्जा साहब। भारद्वाज साहब, वहां कंडीशन थी, वहां एक कंडीशन लगी हुई थी। वहां जो हमला कर रहे थे वो शय प्राप्त थी अमेरिका की सरपरस्ती में ये सब हो रहा था। हालांकि लोहे को लोहे से कटवाया जा रहा था, लेकिन उसमें अमेरिका की सरपरस्ती थी। यहाँ अमेरिका या दीगर ममालिक की सरपरस्ती नहीं है। यहाँ पर अगर सरपरस्ती, यहाँ एक धार्मिक मामला सामने आ गया है। मस्जिद अक्सा, जिसको बैतुल मुकद्दस, जिसको कहता है इजराइल के ये हमारा है, जबकि जिसको पनाही इजराइल फलस्तीन ने दी हो, वो कैसे अपनी दावेदारी कर सकता है दूसरे की चीज पर? तो ये तो मुठमर्जी वाला है, क्योंकि वो एक गरीब देश है, उसके पास कोई एटॉमिक इतनी पावर नहीं है। दुनिया का मुल्क उसको मुल्क मानने को राजी नहीं है क्योंकि उसकी मुफलिसी की वजह से। अगर इसी के फलस्तीन के पास परमाणु शक्ति होती या इसको यूटो पावर हासिल होती या दीगर ममालिक से, बड़े ममालिकों से इसका राब्ता अच्छा होता। यहाँ आपने हिंदुस्तान में हमने देखा बहुत सारे सोशल मीडिया पे आई एम सपोर्ट टू इजराइल, नेतन्याहू, ये वो, जबकि हमारा आधिकारिक हैंडल, हमारी जो है आधिकारिक हैंडल तरीके से हम फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वहां इराक का और इसका ये बहुत अलग मैटर है। इराक में जो है एक तानाशाह जिसको कहा गया सद्दाम हुसैन को, उसको उखाड़ फेंकने की एक झूठी साजिश के तहत इंटरनेशनल देशों ने, जिनकी तेल और गैस पर निगाहें टिकी हुई थी, उनको आर्थिक रूप से कमजोर करना था, ये लोग उस पे हमले करा रहे थे। यहाँ तो हमारा एक धार्मिक मामला है। जैसे इस्माइली साहब कह रहे हैं कि मस्जिद में अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते में आके पुलिस अगर अटैक करती है, देखिए अपने बचाव में तो करेंगे और करना भी चाहिए। कोई भी मामला हो, कोई भी धर्म हो, अगर पूजा हो रही है या वो प्रेयर कर रहे हैं और हम उन पे जाकर अटैक करें तो जाहिर सी बात है हमारे खिलाफ भी होना चाहिए वही चीज। ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि खाली उन्होंने हमारे खिलाफ ही किया, हम उनके खिलाफ करें। ठीक है इस्माइली साहब, असल में आपको पता है वर्तमान का जो माहौल है उसमें तो सबसे ज्यादा कई बार चर्चा होती है, और ये आपने भी पीछे देखा होगा, एक बार यूरोप के अंदर एक मस्जिद के अंदर, वो गुरुद्वारे के अंदर जो वहां के सेवक थे उनका कत्ल हो गया। दंगा फसाद हिंदुस्तान के अंदर फैल गया था। ये ऐसा नहीं है कि इस्लाम के साथ ऐसा हुआ तभी यहाँ हुआ।
उस गुरुद्वारे के संदर्भ में भी यहाँ इसी प्रकार का हुआ था। तो बात यह है कि फिर लोगों को कहने के अनेकों मौका मिल जाते हैं, लोग पुरानी चीजें तो भूल जाते हैं। बात फिर वही होगी कि एक विदेश में जो कुछ मानवता के नाते गलत हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर धर्म विशेष को लेकर चले तो फिर तो इसका मतलब कई बार जिस प्रकार यहाँ हिंदुस्तान के हिंदू लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये गलत हो गया, तो इसका मतलब तो फिर उनकी बात जायज हो गई, इसका मतलब तो उसको भी सपोर्ट करेंगे हम लोग। नहीं, आप इस चीज को समझिए, इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट ये देखिए, उस बच्चे का वो पता नहीं उसकी कितनी उम्र है, मुझे पता नहीं है। 21-22 साल उम्र है सर, मैं बता रहा हूँ 21-22 साल की उम्र है उस बच्चे की। हाँ, तो वो चूंकि उस बच्चे को उतनी समझ नहीं हो गई, तो अब देखिए इसमें एक बहुत बड़ा जो चीज, एक मुद्दा है, वो भारत का जो है ना, जो एक शब्द लिखा ना, मैं फिर करूँ, पैलेस्टाइन भी मेरी ही कंट्री है, मेरे भाई बहन वहां रहते हैं, ये मेरी ही कंट्री, ये दोहरी नागरिकता वाली जो चीज है, इस प्रकार की चीज अगर ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर आती है, आपको नहीं लगता आज के माहौल में? मैं समझ सकता हूँ, बात ले लूं फिर आता हूँ इमरजादा जी। इस्माइली साहब बोले। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ, मगर वो उस बच्चे का केवल इमेच्योरिटी शो करता है। जहां तक भारत की बात है, भारत का पक्ष है, आप देखें भारत जो है उसको दोनों मुल्कों से फायदा है। अभी अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहां पर फलस्तीन गए थे पीछे, उन्होंने वहां पर से ट्वीट भी किया था। और आप देखें कि भारत को जो है अभी कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देशों ने, आप अगर उसको फलस्तीन को देश मानते हैं, क्योंकि यह आपके यूनाइटेड नेशंस के 126 कंट्री ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, तो अगर दोनों देशों को आप मानते हैं तो कश्मीर के मुद्दे पे जो है उन दोनों देशों ने भारत का साथ दिया। भारत के वहां पर लगभग 20 लाख लोग वहां पर काम करते हैं, 40 लाख डॉलर वहां से अर्न करके भारत को भेजते हैं। एक अच्छा खासा हमारा जो इनकम का जरिया है, जिसको आप जीडीपी में कहते हैं शमूलियत है, उसमें 5-6% का उसमें उसका हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत का 60% जो वहां से इंपोर्ट होता है, तेल है, गैस है, जिस पर भारत की निर्भरता है। तो भारत की जो अगर बात करें एज ए देश की और देश हित की बात करें, तो भारत को उस रीजन में पीस होना बहुत जरूरी है, शांति होना बहुत जरूरी है। यही भारत के लिए बढ़िया है, भारतवासियों के लिए बढ़िया। मेरा चर्चा करने का इस्माइली साहब यही कारण है, क्योंकि आज के समय में हो ये रहा है, आपको भी मालूम है कि बात का पतंगड़ बहुत जल्दी बन जाता है। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे मिर्जा साहब? और मैं एक स्वस्थ चर्चा चाह रहा था, मैं इसीलिए कोई तू मैं की वाली बात नहीं है, ताकि हम बेशक आज बिल्कुल छोटे से स्तर पर हैं, इतने से हैं, सूक्ष्म हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं हमारी बात 100-200 लोगों तक भी जाती है, मैं हजारों लाखों के झूठे क्लेम नहीं करता हूं, मैं मैनिपुलेटेड वे के अंदर नहीं जाता हूं, ज्यादा होगा हम, मैं बड़ा स्पष्ट आपको बता रहा हूं, हम 2,500 से 3,000 लोगों के बीच में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखे जा रहे हैं आज की तारीख के अंदर। बताने को मैं भी कुछ भी कह रहा हूं, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं 2,500 लोगों के पास भी हम जा रहे हैं, 2,000 लोगों के पास भी जा रहे हैं, तो उनमें से कुछ तो होंगे जो इस समस्या को समझ सके, उसको एक्सेप्ट कर सके इस चीज को। जी मिर्जा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इसी के उसमें जो उन्होंने कहा था, इमरान प्रताप गढ़ी ने जो ये नज़म पढ़ी थी, उन्होंने एक शेर उसमें बीच में कहा था कि चाक है जिगर लेकिन आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, और प्यार की बड़ी इससे मिसाल और क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। बहुत 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 बहुत। तो इसमें जो है हमारा जो है उस बच्चे को जो समझाया गया है, उस बच्चे को जो बताया गया है, शायद ये एक बहुत बड़ी कमी रह गई कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम टू नेशन थ्योरी पे या उस सोच के साथ हम चले। जी मैं जो इस चर्चा को शुरू करा था मिर्जा साहब, माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूँ, वो इसी चीज को लेके, इंसानियत के नाते बच्चा हमदर्दी रखता है, बिल्कुल रखनी चाहिए, मैं भी हमदर्दी रखता हूँ चीज को लेके, लेकिन ये जो टू नेशन थ्योरी टाइप जो चीज निकल कर आ रही है, और आपको पता है इस समय बात को जो पका के बढ़ा के आगे कर दिया जाता है, और बहुत से लोगों को ये भी शायद ना पता हो, जब बांग्लादेश बना था, इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश बनाया था, तो समर्थन में सबसे पहले मुस्लिम देश समर्थन नहीं कर रहे थे, सबसे पहले समर्थन के अंदर यासिर अराफात ही आए थे, यासिर अराफात आए थे। और यही कारण है इंदिरा गांधी की जब हत्या की गई तो सबसे ज्यादा अगर फूट फूट कर रोए नेल्सन मंडेला और यासिर अराफात पोजीशन थी। जी मैं आता हूं इस्माइली साहब, क्लोजिंग रिमार्क आपसे लूंगा, क्योंकि अब मेरे पास समय 4 मिनट का बच्चा, 4-4.5 मिनट का, आप आखिरी क्लोजिंग रिमार्क दें मिर्जा साहब। क्योंकि इसमें ना 92 में सबसे, जब हमारे 98 में जब प्रतिबंध लगाया था अमेरिका ने हिंदुस्तान पर, आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जब हमने न्यूक्लियर की जब एक टेस्टिंग की थी, उस टाइम
यही देश थे जो सबसे पहले मदद के लिए सद्दाम हुसैन साहब, यासीन अराफात साहब, इन मुल्कों ने सबसे पहले कहा था कि आप जो है घबराइएगा नहीं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम, तो इन्हीं देशों ने कहा था कि आपको घबराना नहीं है, तेल गैस की जैसी जरूरत है हम जैसे भी हैं बिल्कुल हाजिर हैं। तो हमारा जो है आज की डेट में जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, प्रधानमंत्री जी सीधा सीधा नेतन्याहू जी के लिए तो पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं या उनको दावत देते हैं, लेकिन फलस्तीन के लिए एक ट्वीट तक नहीं होता उनसे। ये बड़े अफसोस की बात है, जबकि हमारा पुराना दोस्त जो है वो फलस्तीन है, ना कि इजराइल। जी धन्यवाद। अब आखिरी, क्योंकि मेरे पास 3 मिनट बचे हैं, इस्माइली साहब आप क्या कहना चाहेंगे? इस्माइली साहब। देखिए, मैं आपको इसमें कंक्लूड ये करता हूं कि भारत का जो मुसलमान है, वो भारत का जो स्टैंड है, भारत का स्टैंड क्या है कि उस रीजन में पीस होना चाहिए, शांति होना चाहिए। तो भारत का मुसलमान और इवन भारत के जितने और देशवासी हैं, हिंदू भाई भी अपने, वो भारत के इस स्टैंड के, भारत के साथ हैं कि वे वहां पीस होना चाहिए, शांति होना चाहिए। अच्छी बात है कि वहां पर अभी समझिए ट्रूस हो गया, यानी जंग वहां बंद हो गई है, और अभी जो है क्या कहते हैं कि एक तरह से शांति बहाली हुई है। हालांकि फलस्तीनी वहां पर खुशियां मना रहे हैं। हालांकि खुशी मनाने से अच्छा होता है कि वो अपना रिट्रोस्पेक्ट करते हैं कि भाई उनका जो है उसको उस मसले का हल वो कैसे निकालें, इसकी तरफ वो ज्यादा सोचे तो वो बेटर रहेगा, बजाय इसके कि वहां पर खुशियां मनाएं और जो है एक तरह से फिर दोबारा विवाद में आए। ये ना कर करके। चलिए धन्यवाद साहब आपका। हालांकि सच्चाई है कि आज भी मैंने इस मुद्दे के ऊपर अनेकों, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता, मेरा सीधा सीधा मानवता के अंदर, आप भी मुझे जानते हैं, इस्माइली साहब कम से कम एक लंबे अरसे से हमारे साथ A to Z और अनेकों चैनल से हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहे इस्माइली साहब। तो आज मैंने कई जो इस्लाम के जानकार थे उनको चाहा था इस चर्चा के अंदर सम्मिलित करना, लेकिन शायद क्योंकि ये विषय कुछ ऐसा है कि लोग कुछ ना कुछ बहाने बना के निकल गए। कोई बात नहीं है, आज ज्ञानवर्धन हुआ, ये चीजें, और ये आज की इस संदर्भ की चर्चा में मेरा एक तरीके की नींव रखी गई। अब इसी नींव को आधार बनाकर अगले कुछ दिनों के लिए 2-3 दिन में इस चर्चा को खोल कर रखूंगा, और उम्मीद करूंगा और निवेदन भी करूंगा और आपको यहां से आमंत्रित भी करूंगा, यदि आप लोगों के पास भी समय हो तो, क्योंकि हमारी चर्चा 7:30 बजे से ही होती है, तो आप भी कृपया अगले 1-2 दिन समय निकालें और पार्टिसिपेंट्स के साथ भी। आप नमस्कार इंडिया के साथ जुड़े। FY इस्माइली साहब आपका बहुत 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 धन्यवाद। मिर्जा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी चर्चा पर मुलाकात होगी, क्योंकि नमस्कार इंडिया और बहुत स्पष्ट हमारा वही कहना है कि ना हम दुश्मन हैं सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के। नमस्कार। नमस्कार। Thank you.